सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है। हम लोग बराबर जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसमें जो तथ्य पर आधारित प्रश्न है, जो करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसका चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है राज्यसभा और लोकसभा में अंतर और राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है। जो लोग बीपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं, उन लोग से यह सब प्रश्न आता रहता है, इंटरव्यू में भी, पीटी मेंस में भी। तो आइए उससे जुड़ा हुआ तमाम बातों का जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आपको पता है भारत में किस तरह का व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था जो भारत में है वह किस देश से लिया गया है। तो इंग्लैंड को ही संसदीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है और भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका तमाम प्रोविज़न को, प्रावधान को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमारा जो संसद है वह दो सदन का है। दो उसमें सदन है, एक है हाउस ऑफ स्टेट, राज्यसभा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उनके द्वारा लाया गया था। और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में एक प्रावधान था कि भारतीय संसद को द्विसदनीय बनाया जाए, दो सदन का बनाया जाए। तो उसमें एक सदन का नाम राज्यसभा है और दूसरे सदन का नाम हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा। अब इन दोनों से जुड़ा हुआ पहले हम लोग अंतर क्लियर करेंगे, आपको याद भी कराएंगे। और उसके बाद महत्व राज्यसभा का अभी प्रासंगिकता क्यों है। कुछ लोगों का कहना है कि राज्यसभा जिस उद्देश्य से रचना किया गया था, निर्माण किया गया था, वह अपने उद्देश्य को पाने में सफल नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि अब राज्यसभा में धन के आधार पर, बल के आधार पर विभिन्न दलों के द्वारा अपने लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। इन तमाम बातों को करने के पहले हम लोग ज़रा इसका अंतर समझ लें। संसद, जो भारतीय संसद है उसका प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 79। और संसद का निर्माण राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से होता है। राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हैं, लेकिन आज हम लोग का विषय इन दोनों में अंतर है। तो पहला है कि राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। उसी तरह से लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में है। इसके बाद अगला हम लोग आते हैं, राज्यसभा को कई और नाम से भी जाना जाता है। इसे उच्च सदन कहते हैं। चूँकि इस राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, समाप्त कभी भी नहीं होता है, तो इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। और इसका दूसरा और एक तीसरा नाम है द्वितीय सदन। यह आपको तीनों नाम याद रखना है। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है सो आप देखिए, इन सब को उलट देना है। यहाँ उच्च सदन है, याद करने का यह तरीका है। तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। यहाँ क्या है, अस्थाई है, इसको भंग नहीं किया जाता है। तो अस्थाई का विपरीत हो जाएगा अस्थाई। और इसका एक और नाम द्वितीय के जगह पर प्रथम है। और लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। बराबर ही प्रश्न आते रहता है कि सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30
वर्ष होता है राज्यसभा के लिए, और वही लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए अगला है सदस्य संख्या, कि राज्यसभा का सदस्य संख्या क्या होता है। तो राज्यसभा का वर्तमान में सदस्य संख्या कितना है, 245 है, और 245 में 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन और 233 सदस्यों का निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होता है, अलग से हम लोग एक राज्यसभा का यूट्यूब बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर राज्यसभा से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। और यहाँ पर भाग कौन लेता है, तो विधान सभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, जिसको हम लोग बोलचाल में विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। और मनोनयन कौन करता है राज्यसभा के सदस्यों को, तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उनको मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ आता है क्वेश्चन, प्रथम फिल्म अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, बराबर आता है ये सब प्रश्न, तो आंसर हो जाता है नरगिस दत्त। अब हम लोग लोकसभा के तरफ आते हैं सदस्य संख्या के लिए। तो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हो सकता है 552, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर सदस्यों का संख्या है 545 है। और इन 545 में 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और इनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है, इनका निर्वाचन होता है वयस्क जनता के द्वारा। आपको याद करना है, वयस्क जनता पर आधारित प्रश्न भी प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उन लोगों को वयस्क माना गया था जिनका न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। लेकिन बाद में 1989 में 61वां संशोधन के द्वारा मतदान का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। तो अभी 18 वर्ष जिनका न्यूनतम आयु है वो मतदान करते हैं। तो निर्वाचन होता है वयस्क जनता के द्वारा, और वयस्क जनता से जुड़ा हुआ बात आपको चर्चा किया गया। और अब जैसे यहाँ मनोनयन है 12, यहाँ मनोनयन संख्या जो है 2, और यह 2 कौन मनोनीत होते हैं, तो आंसर होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे, यह प्रावधान अनुच्छेद 331 में है। अब एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है, करंट में चर्चा में है। एंग्लो इंडियन कहते किसको हैं, तो वह पुरुष, ध्यान रखिएगा पुरुष, वह पुरुष जो यूरोप से आकर भारत में अस्थायी रूप से बस गया, यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिया, उसे ही कहा जाता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्यों चर्चा में है सो जान लीजिए। एंग्लो इंडियन का परिभाषा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आंसर ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 336 के 2 में एंग्लो इंडियन का परिभाषा दिया गया, और एंग्लो इंडियन का परिभाषा आपको बता दिया गया है।
जैसा कि आपको जानकारी है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होगा, यह प्रावधान अनुच्छेद 331 में है। और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होगा राज्यपाल के द्वारा, वह प्रावधान अनुच्छेद 333 में है। अब करंट का जरा बात सुन लीजिए। 126वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 126वां संविधान संशोधन, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में। स्थान तीनों ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। जैसा कि हम लोग चर्चा किए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान है। हाल में जो 126वां संशोधन हुआ, उसमें प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन एंग्लो इंडियन के बारे में कोई भी उसमें बात नहीं कहा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई और व्यवस्था नहीं होता है तो लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए स्थान का आरक्षण किया गया था वह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तारीख याद रखना है, कई बार तारीख वाला भी प्रश्न आते रहता है। 25 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त हो गया है। तो आपको एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी दिया गया। अब हम लोग अगला अंतर पर आते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब इसका सभापति राज्यसभा से बाहर होते हैं। और यह भी आपको याद कर लेना है कि राज्यसभा का आखिर सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति उप राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वह लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो अंतर आपको अभी बताया जा रहा है। आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक विधेयक होता है धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक का प्रावधान जो है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक का प्रारंभ हमेशा लोकसभा से ही होता है, हमेशा। और राज्यसभा केवल यही करेगा कि उस धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकता है। इसमें कोई तरह का परिवर्तन करने का अधिकार इसे नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। राज्यसभा पहला जैसे चर्चा हो चुका है, अस्थाई सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब कि एक ही बार में सभी सदस्य को परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ क्या है, यह जो है एक अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है, इसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि 5वीं लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाया गया था, राष्ट्रीय आपात लगने के कारण। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया, तो 5वीं लोकसभा का। इसे जब भी चाहेगा तो भंग किया जा सकता है। और यह भी एक क्वेश्चन है कि किसके कहने पर
लोकसभा को भंग किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग किया जाता है। और कौन भंग करता है, तो इसको भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है, लोकसभा को कोई अधिकार उस विषय पर नहीं है। उसमें 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची एक अलग से यूट्यूब में टॉपिक बना हुआ है, प्ले लिस्ट में इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ यह चर्चा जरूरी है कि राज्य सूची पर कानून सामान्यतः राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्यसभा भी उस पर कानून बना सकता है, लोकसभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसी तरह से एक और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा भी आता रहता है, भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके लिए भी अलग से एक यूट्यूब बना हुआ है। हम लोग आपको राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बता रहे हैं। अब और अंतर देखिए, साधारण विधेयक जो होता है उसको किसी भी सदन में यहाँ कहीं भी प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों सदन में मतभेद हो जाता है किसी विषय पर, तो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक में कोई भी निर्णय साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से। और उस स्थिति में राज्यसभा के नहीं चाहने के बावजूद लोकसभा उस विधेयक को पारित करा लेता है, क्योंकि जैसे धन विधेयक को 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है धन विधेयक को, उसी तरह से साधारण विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकता है। तो इस स्थिति में आपने देखा कि तमाम आने लायक प्रश्नों का चर्चा कर दिया गया है। अब यह प्रश्न आपको करंट में ध्यान रखना है कि आखिर वजह क्या है कि इन के बावजूद राज्यसभा आवश्यक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, इंटरव्यू के लिए भी और मेंस के लिए भी यह जो है ज़रूरी है कि राज्यसभा का प्रासंगिकता क्यों है। तो एक एक करके समझिए। चूँकि भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का महत्व है। और राज्यसभा के बारे में कहा गया है कि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए चूँकि हमारा संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर राज्य का उपस्थिति महत्वपूर्ण ढंग से हो तो राज्यसभा रहना जरूरी है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे मतलब किसी विशेष क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हों, कला के क्षेत्र के हों, खेल के क्षेत्र के हों, जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, उन्हें यहाँ पर लाकर सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम होता है। और कभी कभी जब राष्ट्रीय आपात लगा हो
तो उस समय प्रावधान होता है कि उसको लोकसभा से पारित किया जाए। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपात लगा हो, लोकसभा भंग हो, तब उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात का घोषणा कैसे होगा? तो राष्ट्रीय आपात के घोषणा का कार्य राज्यसभा से हो जाता है। आप लोगों को राज्यसभा की आवश्यकता बता रहा हूँ, क्यों आवश्यक है। इसके अलावा अभी तक भारत में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के ही सदस्य थे और बाद में वे प्रधानमंत्री बने। जैसे इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो इन्हें जो है सो पहले राज्यसभा का ही सदस्य बनाया गया। अगर राज्यसभा नहीं रहता तो कैसे बनती प्रधानमंत्री। उसी तरह से देवगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री, वह भी राज्यसभा से आए। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, यह सब वैसे प्रधानमंत्री हैं। बराबर ही परीक्षा में आता भी है प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्य जो बाद में प्रधानमंत्री बने। सामान्यतः लोकसभा के ही चुने हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री भारत में बने हैं। दूसरा है लोकसभा की मनमानी पर रोक लगाना। लोकसभा की मनमानी पर यह रोक लगाता है। ठीक है, 14 दिन तक धन विधेयक को, 6 माह तक साधारण विधेयक को ही रोक पाता है, लेकिन इन 14 दिन और 6 माह में जो चर्चा होता है, इससे आम जनता को समझने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और जनता में उस विधेयक के प्रति, उस कानून के प्रति एक विचार बनने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से इन 4-5 तथ्य के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यसभा में कुछ खामियां के बावजूद राज्यसभा का बना रहना भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आपने देखा छात्र, तमाम जो अंतर है राज्यसभा का होना क्यों ज़रूरी है, उसका चर्चा हमने आपको किया। अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता हो तो शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। उससे आपका खुद का लेखन क्षमता विकसित होता है। बहुत से लोग देख रहे हैं और देखने के बाद कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा उनसे आग्रह है कि आप ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इन्हीं बातों के साथ है आपका धन्यवाद।